हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत से एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी एक फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमिक मार्केट्स के जिज्ञासु हैं, जिनको उत्सुकता रहती है कि इकोनॉमिक जगत के अंदर क्या हो रहा है। तो उन लोगों के लिए जो कि दूर दराज एरिया में रहते हैं, जहाँ पे न्यूज़पेपर का पहुंचना बहुत ही कठिन होता है या फिर न्यूज़पेपर जो पहुंचता है वो समय पे नहीं पहुंच पाता, उनको डिफिकल्टी होती है बाय एनी कंस्ट्रेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए या ऐसे सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए हम एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। आपने देखा होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह के न्यूज़पेपर के एनालिसिस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो हमारी टीम इस उद्देश्य के साथ ये इनिशिएटिव शुरू कर रही है कि जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक न्यूज़, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक जगत की न्यूज़ है हम उसको इसमें कवर अप किया करेंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले जो पब्लिशर हैं उनकी तरफ से हम उसका एनालिसिस किया करेंगे। आगे चल के इसी कड़ी में बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर और जो न्यूज़ रहती हैं अर्थ जगत की, वो भी इसके अंदर कवर अप किया करेंगे। सो बेसिकली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट सेशन ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस, हियर वी गो। आज जो इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर आया है उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं। हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वही कवर अप करेंगे। लाइक डेली पॉलिटिकल न्यूज़ हम इस इनिशिएटिव के अंदर कवर अप नहीं करेंगे, या फिर कोई कंपनी विशेष से रिलेटेड जो भी खबरें आती हैं, जो भी न्यूज़ आती हैं, तो वो भी हम कवर अप नहीं करेंगे। बेसिकली हम जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो न्यूज़ रहेंगी वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज की जो न्यूज़ है वो है अडानी हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी। आपने पता होगा लास्ट कुछ टाइम में, अराउंड स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर में एक हिडनबर्ग करके रिपोर्ट आई थी जिसने एलिगेशंस लगाए थे कि जो अडानी ग्रुप है उसने जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रही है वहाँ पे काफ़ी गड़बड़ियाँ रही हैं, ठीक है। तो इसको हमने अडानी हिडनबर्ग इश्यू का नाम दिया था। इसके चलते जो भी रेगुलेटर्स के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे, सेबी के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे, इन्वेस्टमेंट की जो तरीके थे, जो रूल्स वायलेशन हुए थे कि इन्वेस्टमेंट के रूल वायलेशन हुए हैं, इस तरह से काफ़ी आरोप प्रत्यारोप रहे थे। तो उसी के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल पैनल बनाया था इन रेगुलरिटीज को चेक करने के लिए, उस पर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो अभी एक्सपर्ट्स पैनल सबमिट्स द रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। आइए देखते हैं। ये 6 मेंबर एक्सपर्ट पैनल था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ हिडनबर्ग रिपोर्ट ऑन द अडानी ग्रुप। इन्होंने 8 मई को अपना एक सील्ड कवर के अंदर जो सबमिशन है वो दिया है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को की बेंच के सामने ये मैटर 12 मई को आना है, ठीक है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते इन्होंने क्या फाइंडिंग्स दी हैं जो पैनल ने है, या फिर और एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, ठीक है। इससे पहले सेबी ने भी 29 अप्रैल को टाइम 6 महीने के एक्सटेंशन के लिए टाइम मांगा था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया था, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या पैनल ने जो दिया है इसके अंदर अपना सील्ड एनवलप दिया है उसमें क्या रहेगा, ये तो जिस दिन इसकी हियरिंग होगी तभी पता चलेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस पैनल के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज है AM सप्रे, और बाकी बैंकर्स है KV कामथ, OP भट्ट। इन्फोसिस के को फाउंडर है नंदन नीलेकिनी, वो इसके मेंबर हैं। सिक्योरिटी लॉयर है सोमशेखर सुंदरेशन, और हाई कोर्ट के जज है JP देवधर। ये एक 6 मेंबर पैनल बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो जिन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, आपने देखा था कि हिडनबर्ग ने आरोप लगाए थे कि अडानी की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर लगाए थे। ये इसकी एक जीस्ट है, स्टोरी क्या रही थी।
2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को डायरेक्ट किया था इफ देयर वर सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन बाय द अडानी ग्रुप, क्या ऐसे कोई सिक्योरिटी लॉ का वायलेशन हुआ है अडानी ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट को लेके, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को बोला था। और एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था सेबी टू फाइंड वेदर सेबी फेल्ड टू एक्ट ऑन एलिगेशन अगेंस्ट अडानी ग्रुप। ठीक है, तो टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था पैनल को, सेबी को, कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। 29 अप्रैल को सेबी मूव्स सुप्रीम कोर्ट सीकिंग 6 मंथ एक्सटेंशन टू कंप्लीट इट्स प्रोब। ठीक है, अभी जो एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था उसने 8 मई को अपनी रिपोर्ट सील्ड कवर के अंदर दे दी है सुप्रीम कोर्ट को, जो कि CY चंद्रचूड़ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी बेंच के आगे आना है। तो आप देखेंगे कि क्या सबमिशन दिया है, उसी के आधार पे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ONGC टू गेट डिविडेंड इंस्टेड ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया Sakhalin-1 फील्ड। Sakhalin-1 फील्ड जो एक रशिया की ऑयल फील्ड है, उससे ONGC को अब तेल मिलने की जगह डिविडेंड मिला करेगा, ईयरली या हाफ ईयरली डिविडेंड मिला करेगा। इसका तेल का अधिकार रशिया ने अभी खत्म कर दिया है। आइए देखते हैं डिटेल के अंदर की क्या खबर है। ONGC has stopped receiving its share of oil from Russia Sakhalin-1 but will get dividends from the field। मतलब इसको जो तेल का हिस्सा मिलता था जिसको ONGC अपने बाजार में, इंडिया के बाजार में या फॉरेन बाजार में बेच सकता था, अब वो नहीं बेच पाएगा। इसको सिर्फ जो प्रॉफिट रहेगा उसका डिविडेंड ही मिलेगा। ठीक है, ये सब यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से हो रहा है। ये सब जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे बता दें कि ONGC का इस फील्ड के अंदर 20% पार्टिसिपेटिंग शेयर है, 20% शेयर है ONGC का जो Sakhalin-1 करके जो ऑयल फील्ड है उसके अंदर। और इससे उतने ही प्रोपोर्शनेट का 20% जो भी तेल का एक्सट्रैक्शन होता था, ऑयल एक्सट्रैक्शन होता था, वो ONGC को मिलता था, जो ये किसी को भी बेच सकता था। लेकिन अब से जो रशिया ने जो इसके ऊपर लगा दिया है कि सिर्फ आपको डिविडेंड मिलेगा। ONGC has a 20% stake in the new Russian operator which could give the Indian firm a proportionate share in dividends whenever they are paid out। जब भी पेड आउट हो गया, मतलब ये अब डेली रूटीन का काम नहीं रहेगा, जैसे पहले जो एक्सट्रैक्शन होता था उसको बेच पाता था। ऐसे ही और भी इंडियन फर्म्स है जैसे BPCL ऑयल इंडिया, जो कि रशिया के और भी ऑयल फील्ड्स के अंदर उनका स्टेक्स है, लेकिन वो भी अभी डिविडेंड्स ही ले पा रहे हैं, क्योंकि ये जो रशिया पे सैंक्शन लगी है ड्यू टू यूक्रेनियन वॉर, इसकी वजह से ये सब हार्डशिप हो रही हैं तेल की कंपनियों को। आइए देखते हैं क्या है। एक्सॉन, जापान सोडेको, ONGC इंडिया एंड रशियाज रोसनेट, ये 4 कंपनियां हैं जो कि ओरिजिनल स्टेक होल्डर थे Sakhalin-1 में। तो Sakhalin-1 में फिर बाद में एक्सॉन को रिमूव कर दिया गया, रशिया ने रिमूव कर दिया था। ठीक है, एंड सेटअप अ न्यू ऑपरेटर। तो अब 3 जो थे ONGC, रोसनेफ्ट और सोडेको, इन तीनों का जो था स्टेक रह गया था। ठीक है, पहले जो रहता था कि अर्लियर ऑल द स्टेक होल्डर्स यू टू सेपरेटली सेल देयर शेयर्स ऑफ ऑयल, अलग अलग बेचते थे। ठीक है, लेकिन अब इनको सिर्फ डिविडेंड मिला करेगा, दैट टू वो भी हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली होगा, वो कंटिन्यूस बेसिस पे उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा और तेल नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात है जो कि ONGC अपनी मर्जी से बेच सके। हाई कोर्ट अपहोल्ड्स आर्बिट्रल ऑर्डर फेवरिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन गैस केस। ये एक कंपनी विशेष से रिलेटेड खबर है कि हाई कोर्ट ने जो आर्बिट्रेशन का फैसला हुआ है उसको अपहेल्ड कर दिया है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच में और स्टेट रन ONGC के बीच में एक आर्बिट्रेल रूलिंग आई है। ठीक है, गोदावरी बेसिन को लेके कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर वैसे नेसेसरी न्यूज नहीं है ये, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। IT सेट्स बार हायर विद मोर विमेन हायर्स। जो IT कंपनी है, ये एक जेंडर सेंसिटिव न्यूज है जेंडर इक्वालिटी को लेके, कि जो IT कंपनीज हैं वो अभी आपने सुना होगा कि बहुत सी कंपनीज में ले ऑफ चल रहा है, क्योंकि स्लो डाउन हो रखा है IT इंडस्ट्री के अंदर और स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर। तो डिस्पाइट ले ऑफ एंड स्लो डाउन, इंडियन जो टॉप IT कंपनी है वो हायरिंग बढ़ा रही हैं, और स्पेशली ऑफ
women in larger numbers. You can see that TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech, Mindtree are continuing to recruit women in large number, improving their gender scorecard. ठीक है, ये बहुत सारे इनिशिएटिव भी ले रही हैं ये कंपनी डिफरेंट सो दैट विमेन को कोई हार्डशिप फेस ना करनी पड़े, इनकी वर्कफोर्स के अंदर इनका नंबर बढ़े, इनकी स्टाफिंग हो, उसका नंबर इंक्रीज हो. ये सब आपको It is remarkable that the top 5 IT services bellwethers alone employ more than 500,000 women professionals. Even more significant is the 44% growth registered by this women workforce since pandemic. Pandemic के बाद जो ये workforce हुई है उसमें 44% हिस्सा women workforce का है. ये रिपोर्ट दी है स्पेनो को फाउंडर कमल करंत ने. ठीक है, इसी पीरियड के अंदर ओवरऑल हेड काउंट है कंपनीज का वो 42% तक बढ़ा है. ठीक है, इसमें जो TCS है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ले रही है विमेन को लेके, और उसने वो वर्ल्ड की ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन में से है जिसने मोर देन 2 लाख विमेन को एम्प्लॉय किया हुआ है, मोर देन 2 लाख विमेन को. ठीक है, अभी TCS ने TCS नाउ नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन्स इन द नेटवर्क. ठीक है, TCS रीबिगिन, स्टेम इनिशिएटिव, मिलियन विमेन मेंटर्स, इग्नाइट माय फ्यूचर, ये सब इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि फीमेल का जो जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके और फीमेल वर्कफोर्स को ऊपर बढ़ाने के लिए, सो दैट जेंडर न्यूट्रलिटी आए और जो जेंडर बायस है उसको खत्म किया जा सके. इसी तरह TCS ने इन हाउस डाइवर्सिटी मेजरमेंट टूल डाइवर्सिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स लागू किया, जो कि एक इन हाउस फैसिलिटी है इनकी, देखने के लिए कि क्या डाइवर्सिटी है उनके वर्कफोर्स में, क्या किया जा सकता है क्या नहीं. ठीक है, अभी इन्फोसिस ने भी लास्ट ईयर 300 विमेन को हायर किया था एज अ पार्ट ऑफ देयर रीस्टार्ट विद इन्फोसिस प्रोग्राम था. ठीक है, जिन विमेन का ड्यू टू पैंडेमिक या फिर कोई और इश्यू की वजह से करियर ब्रेक हो गया था या वो काम नहीं कर पा रही थी, जिन विमेन का, ऐसी 300 विमेन को इनिशिएटिव करके रीस्टार्ट विद इन्फोसिस करके उनको रिक्रूट किया गया था. और भी इनिशिएटिव है मॉम्स नेट विच प्रोवाइड्स फीमेल एम्प्लॉइज विद वेल अपॉइंटेड वर्क स्टेशन एंड सच एज प्रोवाइडिंग ऑफ क्रैच फैसिलिटी, लैक्टेशन रूम, ये सब मॉम्स नेट करके एक इनिशिएटिव है वो चलाया जा रहा है. बेसिकली ये सारे जो TCS हो, इन्फोसिस हो या विप्रो हो, ये जो भी कंपनीज ले रही हैं ये सब जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेके इनिशिएटिव ले रही हैं, सो दैट विमेन का जो पार्टिसिपेशन है इन द वर्कफोर्स ऑफ IT इंडस्ट्री वो मैन के बराबर किया जा सके. सिमिलरली विप्रो ने एनरिच करके एक फ्लैगशिप स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम बनाया है फॉर हाई पोटेंशियल सीनियर फीमेल लीडर्स विच वाज लॉन्च्ड इन 2021 एंड as well as programs for women proceeding or returning from maternity leave, begin again. ठीक है, for women looking to restart their career after a break. जैसे इन्फोसिस ने हमने देखा था कि रीस्टार्ट विद इन्फोसिस प्रोग्राम चलाया था, इसी तरह विप्रो ने बिगिन अगेन फॉर वीमेन करके एक प्रोग्राम चलाया है जिन वीमेन का ब्रेक हो गया था सर्विसेज से, और एनरिच प्रोग्राम भी चलाया है हाई पोटेंशियल सीनियर फीमेल मेंबर्स के लिए. ऐसे ही LTI माइंडट्री ने भी लिंक्डइन कैंपेन चलाए हैं विमेन की वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए, हेड काउंट को बढ़ाने के लिए. ठीक है, देखते हैं जेंडर डाइवर्सिटी अ प्रायोरिटी फॉर टॉप IT कंपनीज. ठीक है, देयर इज अ पुश फॉर हायरिंग स्टेज फॉर विमेन, वर्चुअल इवेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं, जॉब फेयर कंडक्ट किए जा रहे हैं, लिंक्डइन कैंपेन जैसे माइंडट्री ने की है. ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इन जॉब डिस्क्रिप्शन, इंटरनल रेफरल प्रोग्राम, बोनस इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं विमेन को, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम की जा रही है, प्रोग्राम फॉर गोइंग ऑन एंड रिटर्निंग फ्रॉम मैटरनिटी लीव. ये नहीं है कि आप मैटरनिटी पे चले गए तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा. इसी संदर्भ में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी लागू किया गया है भारत सरकार का, जिसके तहत आपको 26 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, और आपको पेड लीव मिलेंगी, पेड मैटरनिटी लीव मिलेंगी. ठीक है, और एक विमेन के लिए एक नेटवर्क भी बनाया जा रहा है, सो दैट वो अपनी जो भी उनके बातचीत को, उनके इश्यूज को डिस्कस कर सकें. ठीक है, ये सब था इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स से रिलेटेड न्यूज.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डेट विद डॉलर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि किसी भी कंट्री में, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन इक्विटीज के अंदर, इंडियन शेयर मार्केट, इंडियन इक्विटीज के अंदर जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जो एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, ठीक है, यूजिंग देयर डॉलर और देयर करेंसी, तो उनको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पे कंपनीज या लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडियन इक्विटीज में, ठीक है, उन्होंने 2.2 बिलियन डॉलर की इंडियन इक्विटीज की खरीदी, किसमें? फर्स्ट 9 डेज ऑफ मे, मतलब मई महीने के सिर्फ पहले 9 दिन में ही 2.2 बिलियन डॉलर की एक इंडियन इक्विटीज खरीद ली है, जिससे कि टोटल इनफ्लोज ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रोज टू 4.5 बिलियन डॉलर। ठीक है जी, ये पहले 9 डेज के अंदर ही हो गया था। ये देखिए घटा था जनवरी 22 के बाद, फिर बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे 6000 के लेवल को पार किया। मेन की ड्राइवर्स फैक्टर्स क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू फेवर डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी सच एज इंडिया। आपने पता होगा अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल बूमिंग। तो क्योंकि ये एक डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी है, यहाँ पे जो चीजें हैं, वो व्यापार जो होता है वो डोमेस्टिक जो बायर्स एंड सेलर हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ फॉरेन। तो ये जो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो जो डोमेस्टिकली ड्रिवन कंपनीज हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इंडिया लाइकली टू ग्रो एट अबाउट 6% इन करंट फिस्कल ईयर। जो करंट फिस्कल ईयर है, इसकी प्रिडिक्शन जो लगाई जा रही है वो इंडिया की 6% ग्रोथ की लगाई जा रही है, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्लो डाउन चल रहा है। ठीक है, कंट्रीज फंडामेंटल इंप्रूविंग विद द करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूविंग। यहाँ पे एक टर्म दी गई है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट, आप ये बहुत से क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज लेमैन के लिए भी एक ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि अगर आप कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत बार न्यूज़ आती है कि इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट रोज दिस मच, फॉल्स दिस मच। ठीक है, ये न्यूज़ आती रहती है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच अ कंट्री एक्सपोर्ट्स माइनस विच अ कंट्री इंपोर्ट्स। ठीक है, इन दोनों के जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस रहता है कि आप कितना बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, अंडर द करंट अकाउंट हेड, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से उसको हमें पे करना पड़ता है करंट अकाउंट को। ठीक है, तो ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। इन्फ्लेशन भी कूलिंग पीरियड में चल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी इतने ज्यादा नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर भी स्टेबल है इंडिया का। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल इज शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिनसे हम कैपिटल का उत्पादन करते हैं। कैपिटल का उत्पादन कहने से मतलब जिससे हम जैसे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, जो पैसे कैपिटल के एक्सपेंशन में लगते हैं। कैपिटल मतलब पूंजी। ठीक है, तो मतलब कुछ फैक्ट्रीज लगाई, इंडस्ट्रीज लगाई, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मैनी कंट्रीज फेसिंग स्टैगफ्लेशन लाइक सिचुएशन, बट इंडिया का जो है वो एक ग्रीन लाइन के अंदर है और 6% तक बढ़ने की संभावना है। इन्फ्लेशन स्टिल स्टिकी एंड मॉनेटरी टाइटनिंग एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ओवरसीज। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर कटिंग बैक इन एशियन इकोनॉमीज सच एज ताइवान, साउथ कोरिया दैट आर मोर सेंसिटिव टू यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसी कंट्रीज जैसे कि ताइवान है, साउथ कोरिया है, जो कि यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत ज्यादा लिंक है, वहां पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर रहे हैं, रादर वो फिर इंडिया के अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिकली ड्रिवन इकोनॉमी है। इंडियन मार्केट्स आर अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग सिंस अप्रैल। ये इंडियन जो मार्केट है, ये देखिए आपको MCSI इंडिया, कोरिया, ताइवान, और ये देखेंगे आप तो इसमें देखिए ब्लू कलर, दिस इज इंडियाज। तो अप्रैल के बाद बाकी सारे नीचे हैं। इंडिया की जो ग्रोथ है वो 8 मई को आज हम देखें तो ये बढ़ती जा रही है। सिंस अप्रैल इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, इसी डायरेक्शन में जा रही है।
तो इंडिया एक स्टेबल इकोनॉमी, इसी वजह से जो भारत के इन्वेस्टर्स, फॉरेन के इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगली न्यूज पे चलते हैं। हाई स्टेक्स कर्नाटका इलेक्शन टुडे। आज कर्नाटका के अंदर इलेक्शन है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा दो मेजर पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक टफ फाइट रहेगी। रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है। ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस द पॉलिटिकल न्यूज हियर, ठीक है। इमरान खान पीपल्स कैप्टन ऑन द पाक्स डॉक्ट्रिन पिच। जो इमरान खान का अभी पाकिस्तान में इश्यू है, पहले इनको हटा दिया गया था, उसके बाद जो मिलिट्री गवर्नमेंट बनी थी, अभी क्या हुआ है, कल जो प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर और आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर भी लोग घुस गए हैं, ठीक है। दे हैव वेंडलाइज्ड द रेसिडेंसीज ऑफ कोप कमांडर लाहौर और रावलपिंडी के जो कोप कमांडर है उनके घर को, उनके ऑफिसेज को वेंडलाइज कर दिया है। बहुत सारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जला दिया है, ठीक है। क्योंकि जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, लोगों का गुस्सा है कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जो टॉपल की थी इमरान खान की गवर्नमेंट, उसको ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पंजाब के अंदर चुनाव करवाए जाएं और इमरान खान का से रिलेटेड जो एंगर था लोगों के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो था उनका भी नहीं इन्होंने रिगार्ड किया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे गुस्सा है, इमरान खान को लेके सपोर्ट है यहाँ पे। और जो बेसिकली क्या है, जो मिलिट्री की तरफ रूल की लोगों ने पॉजिटिवली देखा था, वो लोगों की आशाओं को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ने पाकिस्तान को हेल्प करनी बंद कर दी है इस वजह से। और लो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या क्या इशू आ रखे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रखी है, पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स, इनएबिलिटी ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, फेलियर ऑफ द आर्मी to protect its assets are fraught with serious consequences for पाकिस्तान, ठीक है। ये सब इश्यू है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फेल हो रही हैं, और जो कि अफगानिस्तान के अंदर साथ में तालिबान गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। यूथ उसकी साइड कुछ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। एंड द कंट्रीज इन द रीजन एंड द वर्ल्ड एट लार्ज शुड रिमेंबर दैट रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सच एज तालिबान in Pakistan have been buoyant after the Taliban took over Afghanistan, defeating the most powerful nation on the planet. These groups want the same to be repeated in Pakistan. जो अफगानिस्तान में हुआ है, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप वो ही पाकिस्तान में करना चाहते हैं जो अफगानिस्तान में हुआ है। In fact, most of these religious organizations have capacity to generate anti-India sentiments and can exploit the youth for some nefarious activities. आपने देखा होगा जो ये रिलीजियस धर्म गुरु होते हैं, ठीक है, ये यूथ को बरगला देते हैं, युवाओं को बरगला देते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उजागर कर देते हैं। इनके पास वो है ब्रेन वॉश करके, और अपनी इलीगल नेफेरियस जो एक्ट्स हैं उनको यूथ से करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैरी कॉम हेडेड पैनल ट्राइड टू जस्टिफाई ब्रिजमोहन कंप्लेनेंट्स। आपने देखा होगा अभी रेसलर्स दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं फॉर सम इश्यूज सच एज, जिसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू है कि जो सेक्सुअल एलिगेशंस, हरासमेंट एलिगेशंस विमेन रेसलर ने लगाए हैं ब्रिजभूषण सिंह पे, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं। तो उसके देखते हुए जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 23 जनवरी को एक कमेटी बनाई थी, जो कि इन जो एलिगेशंस लगाए थे उनको देखने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसके अंदर जो इसको हेड किया था मैरी कॉम, जो बॉक्सर हैं, इंडियन बॉक्सर हैं, उसने इस कमेटी को हेड किया था। और उसके मेंबर थे योगेश्वर दत्त, इसके रेसलर योगेश्वर दत्त, मिशन ओलंपिक सेल मेंबर एंड फॉर्मर बैडमिंटन चैंपियन त्रुपति, ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम फॉर्मर CEO कैप्टन राजगोपालन एंड फॉर्मर स्पोर्ट्स साई के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राधिका श्रीमन, ये कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इन्होंने लास्ट मंथ जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके अंदर ये बोला गया था कि जो एलिगेशंस हैं वो उसको ये इन्होंने सबमिट की थी। तो ये जो रेसलर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि जो पैनल की फाइंडिंग्स है ये एक बायस्ड वे में है, क्योंकि
मैरी कॉम भी बीजेपी से राज्यसभा की उस पे मेंबर है और ये भी बीजेपी के ही वो थे। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, हमें इनके डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट नेसेसरी फ्रॉम सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली एक नॉलेज रहनी चाहिए कि कब कमेटी बनी थी, कब उनका क्या फैसला आया था, जो रेसलर्स हैं वो क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कमेटी के फैसले को भी बोल रहे हैं कि ये एक बायस्ड फैसला था मैरी कॉम की जो कमेटी थी उसका। तो बस दीज आर जस्ट फॉर सम नॉर्मल रीडिंग ओनली, नॉट टू गो इनटू द डीप ऑफ दिस कंट्रोवर्शियल कंटेक्स्ट। मणिपुर की हिस्सा का आप लोगों को पता है, मणिपुर लिंकिंग बैक टू नॉर्मलसी। अभी मणिपुर के अंदर बहुत ज़्यादा मेती ट्राइब के को एसटी रिजर्वेशन देने के कंटेक्स्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस हुए, अटैक्स हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक मार्च निकाला गया, ऑल इंडिया ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च, ऑल स्टूडेंट्स ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया, ठीक है, जो कि किसने निकाला था, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियंस ऑफ मणिपुर ने निकाला था 3 मई को। किसके लिए खिलाफ निकाला था, कि जो डिमांड है फॉर इंक्लूजन ऑफ मेतेई कम्युनिटी इन एसटी कैटेगरी। मेतेई कम्युनिटी जो है वो बेसिकली हिंदू कम्युनिटी है, और अभी जो ATSUM called for rally in Tel Hill district inhabited by tribals to oppose the recent मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जो कि यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन भेजी थी टू इंक्लूड द मेजॉरिटी एंड प्रीडोमिनेंटली हिंदू मेतेई कम्युनिटी इन एसटी लिस्ट के लिए अंदर डालने के लिए। तो जो पहले से जिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इनका विरोध कर रहे हैं, और इस वजह से वहाँ पे वाइड स्प्रेड क्लैश वायलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। और अभी सीएम ने भी बताया कि करीबन 60 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा वायलेंस में कमी आई है, लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल आया है, और वहाँ पे पुलिस, आर्मी और सेंट्रल पुलिस ने कंट्रोल किया हुआ है, और बैक टू बैक वहाँ पे जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है सच एज चूरा चंद्रपुर है, कनकोकाल है, इम्फाल है, वहाँ पे बैक टू बैक लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, लोग स्ट्रैंडेड है अलग अलग स्टेट के, उनको निकाला जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स की है। केरला अपोजिशन लीडर स्पीक्स टू बिशप। जो केरला के अपोजिशन लीडर हैं VD सतीशन, उन्होंने जो बिशप हैं जो कि मुकाला नाम से हैं, जो बेसिकली कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट से है मुकाला, जो कि यहाँ पे कोहिमा के डायो से, कोहिमा के चर्च के डायो से थे 1997 से 2009 तक उन चर्च के अंदर वहाँ कोहिमा में रहे थे। उनको जाके उनके साथ बातचीत की है, कंसर्न दिखाया है कि मणिपुर के अंदर जो चर्च के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि चर्च को वेंडलाइज किया जा रहा है, ये सब ड्यू टू पार्ट ऑफ दिस मणिपुर क्लैशेस ओनली। तो ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है कि वो जाके उनसे मिले हैं। प्योर पॉलिटिक्स, वाई सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इग्नोर, ये कांग्रेस बीजेपी का जो चुनाव को लेके है वो चलता है। NIA अरेस्ट 2 एडवोकेट्स 3 इन तमिलनाडु PFI केस, ठीक है। NIA हैज अरेस्टेड 5 पीपल एंड कैरिड आउट सर्चेज एट 6 लोकेशन इन तमिलनाडु इन कनेक्शन विद केस रिलेटेड टू अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द बैंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया है, ठीक है। तो कुछ लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उन लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ा है फॉर सम अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो ये दिस इज कोई ज़रूरी इतनी खबर नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल खबर है। हाई कोर्ट टेल्स यूपी गवर्नमेंट टू कीप मीडिया अवे फ्रॉम अंसारी। जो अंसारी हैं मुख्तार अंसारी की वाइफ हैं, ठीक है। तो अब अभी आपने देखा कि आतिक अहमद और उसके ब्रदर का मीडिया के वहाँ पे बीच में उसका मर्डर हो गया था, कि उनको मार दिया गया, तो उसी से रिलेटेड हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जो अफसान अंसारी है उससे मीडिया को दूर रखा जाए। नॉट एन इम्पोर्टेंट न्यूज़ टू डिस्कस। CM 3x CM अमंग 2615 कैंडिडेट्स इन द फ्रे। आज कर्नाटक के अंदर चुनाव हो रहे हैं जिसमें 2615 कैंडिडेट अपनी किस्मत को आजमाएंगे। इसके अंदर एक CM और 3 ex CM है जो कि चुनाव के लिए मैदान में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। 94% सीनियर सिटीजन वोट फ्रॉम होम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बहुत ही अच्छी मुहिम इस बार चली है, वोट फ्रॉम होम ऑप्शन। वोट फ्रॉम होम
for citizens above the age of 18 years and specially abled voters। जो स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं और सीनियर सिटीजन हैं जो कि 80 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए इस बार कर्नाटका जो चुनाव है उनके अंदर इलेक्शन कमीशन ने वोट फ्रॉम होम का कंसेप्ट निकाला। ठीक है, ये विंडो ओपन की गई थी 29 अप्रैल से 6 मई तक इन्होंने ये विंडो ओपन की गई थी वोट फ्रॉम होम की। और इसमें करीबन 94% सीनियर सिटीजन एंड 97% ऑफ द अदर रजिस्टर्ड दे हैव एक्सरसाइज देयर वोट। उन्होंने 94% लोग जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन एक्सरसाइज किया। और जो लोग बच गए हैं उन्होंने, जिन सीनियर सिटीजन ने अभी तक वोट नहीं किया है, तो इलेक्शन कमीशन उनके लिए पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी अरेंज कर रहा है चुनावन ऐप को यूज करके। तो चुनावन ऐप इज बीइंग यूज्ड टू बाय इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ taking the senior citizen to the election booth and dropping them back। So ये इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ थी, हेडलाइंस थी। आपको इस इनिशिएटिव में आपको अगर कुछ राय देनी है, कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम डेली इकोनॉमिक टाइम्स का एनालिसिस लेके आया करेंगे आप लोगों के लिए जो दूर दराज रहते हैं या फिर जो मल्टीपल न्यूज़पेपर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए। एडुकेशियस में आपका स्वागत है। फॉर सम EPFO एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम कैंडिडेट्स की मदद के लिए ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट्स करते रहा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।